स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग एक्ट 1976 को डिस्कस किया, जिसमें यह था कि ड्रग एक्ट 1976 क्या है और इसको क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या था। तो बहुत पहले 1970 में पाकिस्तान में जेली और गैर मेयारी दवाइयां बन रही थीं और बिक रही थीं, और उस वक्त दवाइयों का बहुत ज्यादा मसला था, लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा था। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा सख्त कानून नहीं था जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सेल को कंट्रोल कर सकता। इसीलिए मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सेल को बेहतर करने के लिए ड्रग एक्ट 1976 बनाया गया, ताकि हर मरीज को बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले। तो ड्रग एक्ट 1976 का मकसद क्या था? टू कंट्रोल क्वालिटी, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इसका मकसद ये था कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में तैयार हो, और वही अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ही पाकिस्तान में हर मरीज को सेल हो, ताकि जो है मरीज की सेहत को नुकसान ना हो। तो ड्रग एक्ट जो है प्योर ड्रग से रिलेटेड था, और इसमें जो है ये ड्रग एक्ट 1976 को कायम हुआ। फिर आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी एक्ट 1967। आज हम ये देखेंगे कि फार्मेसी एक्ट 1967 क्या है और इसको क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। फार्मेसी एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि पाकिस्तान में जो फार्मासिस्ट हैं उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग और उनकी रजिस्ट्रेशन का बाकायदा निज़ाम बन सके। इससे पहले कोई भी सख्त कानून नहीं था, और बहुत से जो हैं अनट्रेन्ड लोग फार्मेसीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे थे। इसीलिए फार्मेसी एक्ट बनाया गया ताकि सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही काम करें और लोगों को सही मेडिसिन मिले। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो प्योर फार्मासिस्ट से रिलेटेड है, और इसका मकसद क्या है? टू रेगुलेट द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। इसका मकसद ये था कि जो फार्मासिस्ट हैं उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ड्रग एक्ट जो है वो 1976 का है, और जो फार्मेसी एक्ट है वो 1967 का है। इन दोनों की डेट्स जो है ना वो आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पेपर में आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि फार्मेसी एक्ट 1967 है क्या। इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मींस अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 18 और सेक्शन 19। इसका मतलब है कोई भी वो चीज जो फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 18 या 19 के तहत मंजूर हुई है उसे आप कहेंगे अप्रूव्ड। फिर है सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल मींस द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3। सेंट्रल काउंसिल से मुराद पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है, जो फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक बनाई गई है। काउंसिल मींस अ फार्मेसी काउंसिल एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3। काउंसिल से मुराद भी फार्मेसी काउंसिल है, और ये सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल भी हो सकती है और प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल भी हो सकती है। तो साइड पे एक टेबल दिया गया है, जिसमें है जो काउंसिल है वो एक जनरल टर्म है, और इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है सेंट्रल काउंसिल और दूसरी है प्रोविंशियल काउंसिल। जो सेंट्रल काउंसिल है वो पूरे मुल्क के लिए होती है, जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा जाता है, और जो प्रोविंशियल काउंसिल होती है वो सूबे के नाम से होती है, वो हर सूबे के लिए अलग होती है, जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल या सिंध फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट है मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेडिकल इंस्टीट्यूशन मीन इंस्टीट्यूशन हुज मेडिकल क्वालिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962। मेडिकल इंस्टीट्यूशन इसका मतलब ये है कि ये वो इदारा है जिसकी मेडिकल की डिग्रियां मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस के तहत मंजूर हुई हों। और पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इट मीन्स द एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 and known at the commencement of Pharmacy Act 1973 by that name। commencement का मतलब है शुरू होना या आगाज। तो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ये एक ऐसी तंजीम है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और फार्मेसी एक्ट जब शुरू हुआ था तब से ये तंजीम इसी नाम से ही जानी जाती थी। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन who is registered under section 24 in register A or register B under this act। फार्मासिस्ट का मतलब है कि वो शख्स जो सेक्शन 24 के तहत रजिस्टर्ड हो और उसका नाम रजिस्टर ए या रजिस्टर बी में शामिल हो। सेकंड लास्ट है फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन whose qualification of pharmacy are recognized under this act। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन से मुराद ये वो इदारा है जिसकी फार्मेसी की क्वालिफिकेशन इस कानून के तहत मंजूर शुदा हो।
जैसे आपका एक कॉलेज है, उस कॉलेज में फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स करवाए जा रहे हैं, तो वो कॉलेज और उसकी जो कोर्सेज हैं वो इस फार्मेसी एक्ट के तहत मंजूर शुदा होंगे। फिर है प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल मीन्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ अ प्रोविंस एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। प्रोविंशियल काउंसिल किसी भी सूबे की फार्मेसी काउंसिल जो सेक्शन 3 के तहत बनाई गई हो वो होगी प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल। जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, ये सूबे के नाम से ही बनाई जाती है प्रोविंशियल काउंसिल। यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म में टेबल दिया गया है जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के दरमियान फर्क बताया गया है, जो आपने ऊपर डेफिनेशंस में पढ़ा है। तो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में है कि ये एक सरकारी इदारा है और ये फार्मेसी एक्ट के तहत कायम हुआ है। इसका काम है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन करना, फार्मासिस्ट को लाइसेंस देना और उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करना। और इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट हुकूमत के साथ होता है क्योंकि ये एक सरकारी इदारा है। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन क्या है, ये एक प्राइवेट तंजीम है। और ये कैसे बनती है, इसमें सीनियर फार्मासिस्ट और एक्सपर्ट मिलकर जो है इस तंजीम को बनाते हैं खुद से। और इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है कि फार्मासिस्ट के जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो अगर किसी फार्मासिस्ट की तनख्वाह नहीं बढ़ रही या तनख्वाहें फार्मासिस्ट की कम है, तो वो इस तरह के मुतालबात जो है हुकूमत के सामने रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल्स, यानी कि ये जो फार्मेसी काउंसिल्स हैं ये कैसे बनेंगी। तो इसमें सब सेक्शन 1 है, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कमेंसमेंट का मतलब है शुरू करना। तो फार्मेसी एक्ट के शुरू होते ही 1 साल के अंदर अंदर, जिसमें क्लॉज ए है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश अ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल टू बी नोन बाय द नेम ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे आप फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाएगी जिसे जो है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा जाएगा। और इसका ऐलान जो है वो एक सरकारी गजट में या सरकारी अखबार में भी किया जाएगा। क्लॉज बी में है, ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल इन लाइक मैनर एस्टैब्लिश अ प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल टू बी नोन बाय द नेम ऑफ प्रोविंस कंसर्न्ड। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल बनाएगी, यानी कि जो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल होगी उसका नाम जो है उसके सूबे के नाम से रखा जाएगा। जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल है या इसी तरह सिंध फार्मेसी काउंसिल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सेंट्रल काउंसिल बनाएगी और इसको हम कहेंगे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। और इसी तरह जो हर सूबाई हुकूमत है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो अपने सूबे में प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल बनाएगी और उसका नाम जो है उसी सूबे से रखा जाएगा। सब सेक्शन 1 में हमने ये देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल बनाएगी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो हर सूबे में अपने सूबे के नाम से फार्मेसी काउंसिल्स बनाएंगी। और सब सेक्शन 2 में है, each of the pharmacy council established under subsection 1 shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal। बॉडी कारपोरेट का मतलब है कानूनी इदारा, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है हमेशा रहने वाली, और सील का मतलब है मुहर। यानी कि जो भी फार्मेसी काउंसिल बनेगी वो एक कानूनी इदारा होगी, उसके पास अपने इख्तियारात होंगे और ये हमेशा रहेंगी, इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता और इनकी अलग से एक अपनी सरकारी मुहर होगी। With powers among others to acquire, hold and dispose of property and shall by its name sue and be sued। Acquire का मतलब है खरीदना, hold रखना, dispose of यानी कि बेचना, sue का मतलब है मुकदमा करना। तो इसके पास बहुत से इख्तियारात होंगे, लेकिन उनमें से एक इख्तियार ये है कि ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खरीद भी सकती है, रख भी सकती है और बेच भी सकती है। यानी कि ऑफिस में अगर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है या इसी तरह कोई गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खरीद भी सकती है, रख भी सकती है और बेच भी सकती है। एंड शेल बाय इट्स नेम सू एंड बी सूड। इसके ऊपर मुकदमा किया भी जा सकता है और ये खुद भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है। यानी कि जैसे फार्मेसी काउंसिल ने किसी का लाइसेंस रोका हुआ है बगैर किसी वजह के, तो वो इंसान जो है फार्मेसी काउंसिल के ऊपर मुकदमा कर सकता है। इसी तरह अगर किसी ने फार्मेसी काउंसिल के साथ जो है कोई मुआहिदा किया है, तो अगर वो मुआहिदा पूरा नहीं हुआ तो फार्मेसी काउंसिल भी उसके ऊपर मुकदमा कर सकती है। तो सब सेक्शन 2 में क्या है कि फार्मेसी काउंसिल जो है वो एक कानूनी इदारा होगी,
हमेशा रहेगी, उसकी अपनी सरकारी मुहर होगी और वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना खरीद सकती है, बेच सकती है, रख सकती है और इसके अलावा जो है इसके ऊपर मुकदमा किया भी जा सकता है और ये खुद भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, अगर वो सेंट्रल काउंसिल बनाती है तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। इसके दो सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 1 में है द सेंट्रल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर। तो सेंट्रल काउंसिल में ये लोग मौजूद होंगे, जिसमें है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स ऑफिशियो हु शैल अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट आल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। एक्स ऑफिशियो का मतलब है खुद ब खुद। तो इसमें एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं करती तो डायरेक्टर जनरल खुद ब खुद ही अपॉइंट हो जाएगा प्रेसिडेंट के तौर पे। फिर है द ऑफिसर टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। डायरेक्टर जनरल के अलावा एक प्रेसिडेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती है तो वो ऑफिसर भी होगा। तीसरा है 8% नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट आउट ऑफ होम one from each province shall be the nominated in consultation with the provincial government concerned. One shall be the teacher of pharmaceutics and one shall be the teacher of pharmaceutical chemistry. इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 8 लोगों को मुंतखब करेगी, जिसमें से 4 लोग सूबों की तरफ से होंगे और सूबाई हुकूमतों से फिर उनका मशवरा भी किया जाएगा। और 2 लोग जो होंगे वो टीचर होंगे, एक होगा फार्मास्यूटिक्स का टीचर, एक होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और बाकी 2 लोग भी इसमें मौजूद होंगे। 1% from each province to be nominated by the federal government in consultation with the provincial council। यानी कि 4 सूबे से 4 लोग लिए जाएंगे, उनका मशवरा प्रोविंशियल काउंसिल के साथ भी किया जाएगा। और लास्ट में है 1% to be nominated by the federal government in consultation with the Pakistan Pharmacists Association and 1 the drug controller government of Pakistan। इसके अलावा 8 लोगों में से एक वो भी होगा जिसका मशवरा जो है पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ किया जाएगा और एक जो होगा वो ड्रग कंट्रोलर होगा। इसके सब सेक्शन 2 में है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय इट अंडर द क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1। यानी कि सब सेक्शन 1 के क्लास सी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो 8 लोग सिलेक्ट करेगी उनकी तादाद जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि 8 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 8 से कम भी हो सकते हैं और इनकी तादाद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में बताएगी, यानी कि सरकारी अखबार में बताएगी। प्रोवाइडेड दैट द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी नंबर। यानी कि अगर लोगों की तादाद कम हो जाती है तो फिर इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इससे मुतासिर नहीं होगी। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई प्रोविंशियल काउंसिल बनाती है तो उसमें कौन कौन लोग मौजूद होंगे। इसका सबसेक्शन 1 है अ प्रोविंशियल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर। तो प्रोविंशियल काउंसिल में ये लोग होंगे, जिसमें पहला है द सेक्रेटरीज टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन हेल्थ डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियो हु शैल आल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल। इसका मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई हुकूमतों के जो सेक्रेटरी होंगे वो प्रोविंशियल काउंसिल का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को भी सदर मुंतखब नहीं करती तो यही सेक्रेटरी जो है वो खुद ब खुद सदर बन जाएंगे। क्लास बी है द ऑफिसर इफ एनी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को सदर मुंतखब कर लेती है सेक्रेटरीज के अलावा तो ये ऑफिसर भी प्रोविंशियल काउंसिल में आ जाएंगे। 5% nominated by the provincial government of whom one shall be an officer of that government। 5 लोग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करेगी, उनमें से एक जो होगा वो गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा, चाहे वो कोई ड्रग इंस्पेक्टर है या कोई डायरेक्टर है। लास्ट में है 1% टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल ब्रांच ऑफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। और एक इंसान जो है वो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, यानी कि कौन कौन से वो लोग हैं जो फार्मेसी काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द नॉमिनेशन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल अनलेस ही इज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड है। कोई भी शख्स तब तक फार्मेसी काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक कि वो रजिस्टर्ड ए में फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ना हो। तब तक कोई भी शख्स जो है ना
वो फार्मेसी काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकता। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट काउंसिल a person who is qualified to be registered as a pharmacist under this act shall be eligible for such nomination। फार्मेसी एक्ट के बाद बहुत स्टार्ट में ये नरमी दी गई थी कि अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं भी है तो वो फार्मेसी काउंसिल का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसके पास फार्मासिस्ट की मुकम्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। चाहे अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो वो फार्मेसी काउंसिल का हिस्सा बन सकता है।